नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। बस कुछ ही दिनों बाद से चुनावी राज्यों में वोटिंग भी शुरू होगी, लेकिन वोटिंग से पहले चुनावी पैंतरेबाजी के बीच राजस्थान के रण में ईडी की एंट्री हो गई, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और ओम प्रकाश हुड़ला के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और साथ ही सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। अब एक साथ जब एक ही राज्य में ईडी की रडार पर कांग्रेस के नेता आएंगे, वो भी ठीक चुनाव से लगभग 1 महीने पहले, तो बवाल होना लाजमी है। ऐसे में राजस्थान में जमकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस चुनाव का डर बता रही है तो बीजेपी भ्रष्टाचार पर एक्शन बता रही है। कुल मिलाकर सवाल फिर वही है कि क्या ईडी के एक्शन की टाइमिंग गलत है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर हर बार सवाल हुआ है और इस बार भी यही सवाल बार बार हो रहा है कि आखिर चुनाव से ऐन पहले इन छापों का क्या मतलब है। वैभव गहलोत का तो खाली, जहां तक मेरे को नॉलेज है, ये खाली टैक्सी की जो है कंपनी है, उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, टारगेट मोदी तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है। 5 सरकारें हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या नहीं किया इन्होंने। हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना ली वहां पर, यहाँ दाल गली नहीं उनकी। इसलिए जानबूझ के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे, इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। जनता हमारे साथ में है। 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के चलते हुए अंधकार में हुआ, उन 70 लाख किसान के बेटे, गरीब के बेटे, दलित आदिवासी के बेटे और बेटियां, जिनके सपने और भविष्य का सपना चूर चूर हो गया, उन सब परिजनों के अरमान और सपने जो उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के देखे थे, वो सब विखंडित हो गए। और उसको लेकर के उन्होंने बार बार ये बात कही कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक कानून बनाने का स्वांग भी किया। उन्होंने इस देश को लेकर के अनेक फौरी तौर पर बयान भी दिए कि जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जब कार्रवाई का विषय आता है और उनके लोगों से इस पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं, तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी के पेपर लीक हुए। ऑफिसर आए हैं, वो अपना काम आराम से कर रहे हैं। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। टाइम पे ईडी का कार्रवाई पहले भी होता रहा है, बाकी प्रदेशों में भी हुआ है और जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर जब कैश पकड़ा गया, स्वयं एसीबी वाले पकड़ा गया, पुलिस पकड़े थे, उसका मनी लॉन्ड्रिंग और जो एक कैश का व्यवहार जो देखने के बाद ईडी ने समय समय पर कार्रवाई किया है। आज भी कार्रवाई की है। जीत रही है नहीं, कांग्रेस जीत रही है तो इतना डर क्यों रही है? तो कांग्रेस का स्थिति क्या है, स्वयं राहुल गांधी ने स्वीकारा है। इधर राजस्थान में कांग्रेस जीत नहीं रही है, कांग्रेस कठिन स्थिति में है। कांग्रेस के कारनामे देख लिया है, करप्शन सरकार है, लूट का सरकार है और इधर पूरा लॉलेसनेस है। महिलाओं के अत्याचार में, मर्डर और रेप केस में केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टारगेट करते रहे। किस तरीके से आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास स्थान पर ईडी की रेड हुई है। कल मुझे ईडी का सम्मन आया है कि आप दिल्ली
ऑफिस में, और ये मामला 12 साल पहले भी हम चीजों का जवाब दे सके हैं। 12 साल पहले भी सन 2011-12 में यही आरोप इन्होंने पहले लगाए थे। यही 12 साल बाद चुनाव जब आचार संहिता लग गई, राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो गई, 12 साल पहले जिन बातों का मैं जवाब दे चुका, उन बातों को वापस इन्होंने पूछने के लिए 12 साल बाद इनको समय मिला। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं अशोक सिंह शेखावत, हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मनु शर्मा, राजस्थान इंडिया न्यूज के एडिटर, इस वक्त मेरे साथ हैं। मनु शर्मा, पहले ये बताइएगा आज क्या क्या हुआ, कहां कहां छापेमारी हुई और क्या कुछ सियासी सरगर्मियां राजस्थान में देखने को मिली, जयपुर में देखने को मिली? देखिए, राजस्थान के अंदर ईडी की जो एंट्री हुई है पहले भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन आज जो है सीधे तौर पर जब पॉलिटिकल लोगों पर सीधे तौर पर छापा पड़ा तो एक बड़ा हड़कंप सा मच गया। सुबह 9:30 बजे जो है ये ईडी की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसके अंदर सबसे पहले जो पहुंची ईडी वो डोटासरा जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पर पहुंची। इनके सीकर और जयपुर दोनों आवासों पर एक साथ कार्रवाई हुई। इसके अलावा ओम प्रकाश हुड्डा, जिनको महुआ से कांग्रेस ने टिकट दिया है, वहां पर भी ईडी की कार्रवाई हुई है। तो लगभग 13 जगह एक साथ छापे पड़े, जो लगातार हड़कंप मच गया कांग्रेस में। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी 12:30 बजे पहुंच करके पीसी करके और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करने का हमेशा से आरोप लगाते हैं, वो आज मैदान में उतरे। रंधावा जो है जयपुर के अंदर पीसीसी प्रभारी, जो वो खुद मैदान के अंदर उतरे। तो आज दिन भर बड़ा सियासी हलचल जो है इस ईडी को लेकर के मचा रहा राजस्थान के अंदर। और लगातार पहले कार्रवाइयां हुई है। पेपर लीक का एक बड़ा मामला था, जिसके कारण से सीधे तौर पर ये माना जा रहा था कई जो गोविंद सिंह डोटासरा है इनके यहाँ पर जरूर कार्रवाई हो सकती है, ये लोग मान करके चल रहे थे, क्योंकि जिस तरह के अंदेशा चल रहा था और लगातार डोटासरा बयानबाजी भी कर रहे थे कि ईडी मेरे घर आकर के दिखाए, ईडी का जो है मेरे घर पे कार्रवाई हो तो हम जवाब देंगे। तो इस तरह की जो बयानबाजियां चल रही थी। और जो पेपर लीक का मामला था, इनके जो करीबी हैं डोटासरा के, वो चाहे सीकर के अंदर पहले एक कलाम इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हुई, इनके जो करीबी हैं इनके यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है। उनसे पूछताछ जब पूरी हो गई, उसके आधार पर कहीं ना कहीं ईडी को कोई सुराग मिले होंगे, जिसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज जो है सीधे डोटासरा के घर पर ईडी पहुंच गई। जी। चलिए, अशोक सिंह शेखावत भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, क्या ये चुनावी रेड है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी आज से नहीं कर रही है, कई महीनों से पहले से चल रही है। सेकंड ग्रेड का टीचर का जो सीनियर जो टीचर की भर्ती थी, उस पेपर के अंदर किस प्रकार से वहां पर पेपर लीक किया गया जनरल नॉलेज का, और इन्हीं के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, जो आरपीसी में इनको बनाए गए थे। उन्होंने कई लोगों को पेपर दिए, उसमें से करोड़ों रुपए उनसे लिए, फिर आगे से आगे चेन चलती गई, 8 से 10 लाख में पेपर बिकते गए। यानी कि राज्य सरकार की जांच एजेंसियां ने एफआईआर दर्ज करती है, चार्जशीट फाइल करती है, उसके आधार पर ही ईडी कार्रवाई आगे अपनी बढ़ाती है। ईडी ने जिस प्रकार से कार्रवाई करी है, जून 2023 में आप देखेंगे कई स्थानों के ऊपर सर्च किया गया और वहां पर डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल जो रिकॉर्ड था वो बरामद किया गया, और प्रॉपर्टी थी उनमें से 3 जो अलग अलग जगह की प्रॉपर्टी थी उनको अटैचमेंट करने का काम भी किया, जिसमें बाबूलाल कटारा है, एक के मीणा है, सुरेश बिश्नोई है, सुरेश ढाका है। इन जैसे लोगों को आपकी इनकी संपत्ति को अरेस्ट किया गया। लगभग उदयपुर में 150 के लगभग कैंडिडेटों को इन्होंने पेपर दिया, 30 के लगभग जयपुर के अंदर इन्होंने दिया, जो प्रारंभिक रूप से उसमें जांच में आया, जो इनकी जांच थी और ईडी के द्वारा। चलिए, मान लेते हैं आप जो तथ्य दे रहे हैं उनको मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐन चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी कांग्रेस नेताओं पर, जिसमें मुख्यमंत्री के पुत्र भी शामिल हों, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया उनको, देखो और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी लिए हुए है कि ये चुनावी रेड हो रही है। ईडी का इस्तेमाल चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। देखो, इसमें 2 मैटर है। एक तो पेपर लीक से मैटर है, समझिए, जो सेकंड ग्रेड का और रीट पेपर का है, और उसमें जयपुर में सीकर के अंदर पहले से भी इसमें छापा सर्च किया गया था ईडी के द्वारा। जो कलाम इंस्टीट्यूट है, कलाम इंस्टीट्यूट में नाम आया था, किस किसका इसमें पेपर के नाम से था। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की बात आज नहीं चल रही है, ईडी की पहले से चल रही है। दूसरा आता है अशोक गहलोत के बेटे का नाम जी। इसमें टेरिटोरियल होटल्स एंड रिसोर्ट्स है, और उसके अलावा है वर्धा एंटरप्राइजेज। इनके जो डायरेक्टर है, प्रोप्राइटर है, शिव कुमार शर्मा है और रतन कुमार शर्मा है। इनके ऑलरेडी इनके जो ठिकाने थे, इनसे जो संबंधित थे, 29 अगस्त 2023 से लेकर 31
सितंबर 2023 तक सर्च की कार्रवाई की गई थी। अब ये कहते हैं कि साहब आप क्यों कर रहे हैं? यदि फेमा एक्ट का याद उल्लंघन करोगे, जो इस ईडी के ठीक है सर, अधिकार में लेकिन जो आता है। नहीं, मैं कांग्रेस एक के और नेता बताऊं, कहते फेमा हैं एक्ट का शारदा उल्लंघन घोटाले किया का क्या हुआ, उन पर भी कार्रवाइयां चल रही थी। वो कर्नाटक के उन बीजेपी विधायक का भी जिक्र करते हैं जिनके घर से 8 करोड़ रुपए कैश मिला, उनके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की, देखो मैं बताऊं है ना? आपको, यदि किसी तो कार्रवाई ठीक के है, अंदर आप अपनी बात रख रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन ईडी का काम तो सभी के साथ एक सा इंसाफ करना है। मैं ये काम जो इंसाफ का काम है, मुझे लगता है कोई राजनीतिक दल इसको तय नहीं कर सकता। और विपक्ष तो यदि उनके ऊपर छापे पड़ते हैं और उन्होंने घोटाले किए हैं अन्य राज्यों के अंदर और स्टेट के अंदर, यहाँ रूलिंग पार्टी के अंदर, आप सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी, गहलोत साहब उसके मुख्यमंत्री, उनके बेटे का यदि ट्रांजैक्शन आता है, हवाला का कारोबार का आता है, और जिसमें सर्च जो पहले की गई थी, इसमें 1,27,00,000 रुपए नगद बरामद होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आती है। यदि किसी पुत्र को यदि सम्मान दिया जाता है, सम्मान किसमें, सीपीसी के अंदर सम्मान है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फेमा एक्ट के तहत इनको नोटिस दिया गया है, तो उसमें आपको जाना है, जो आपसे जो सवाल किए जाए उनके उत्तर देने, और उसके बाद में यदि आती है, क्योंकि प्रिलिमिनरी जांच करती है ईडी, और प्रिलिमिनरी जांच के अंदर यदि प्रेमा फांसी पाया जाता है तो उसके बाद में सम्मान की कार्रवाई की जाती है। ये सम्मान की कार्रवाई से भक्त क्यों रहे? कौन मना करता? आप जाइए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, बरामदगी जो ठीक है। 1,27,00,000 कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? मनु शर्मा वहां पर हैं, लगातार वहां पर जितने भी वहां पर कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं उनसे उनकी मुलाकात होती रहती है, बयान दर्ज किए होंगे उन्होंने। क्या कहना है मनु शर्मा, वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, उनका ओवरऑल रिएक्शन क्या था इन ईडी रेड्स पर? देखिए, आपको पता है कि चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने से कम का समय बचा है चुनाव के अंदर, और सीधे तौर पर इसको पूरा तरीके से कांग्रेस जो है पॉलिटिकल उसके अंदर लेकर के आ रही है। आज सुबह से प्रदर्शनों का दौर जारी है, एनएसयूआई हो चाहे यूथ कांग्रेस हो, इन लोगों ने सीधे तौर पर प्रदर्शन भी किए, केंद्र सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में नारेबाजी करी है। तो सीधे तौर पर इसको एक पॉलिटिकल रंग भी दिया जा रहा है इस सारे मसले को। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आज चाहे सीधे तौर पर चाहे गोविंद सिंह डोटासरा का बयान हो, रंधावा का बयान हो, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, और तमाम कांग्रेसी जो है सीधे तौर पर इस मामले के अंदर जो आरोपों के घेरे में ले रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को लेकर के है। सीधे उनका यही आरोप है कि चुनाव से एन वक्त पहले, यानी 2 बातें वो बोल रहे हैं, एन वक्त पहले इस तरह की कार्रवाई की जाना। दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं वैभव गहलोत, उनको केवल 24 घंटे से कम समय में उनको तलब करना, सम्मान दे करके। तीसरा उनका एक ये कहना है कि कल जो प्रियंका गांधी की रैली हुई उसके अंदर जो बड़ी घोषणाएं की गई है उससे एकदम से भारतीय जनता पार्टी पर जो है बौखलाने का आरोप लगा करके, और अब कह रहे हैं कि कल से 5 बड़ी घोषणाएं करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसके बाद में क्या फिर और लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? इस तरह के जो आरोप हैं आज दिन भर से चल रहे हैं, उनकी बयानबाजी चल रही है। आज जो है ईडी के जो ऑफिस है जयपुर के अंदर, वहां पर भी यूथ कांग्रेस से बड़ा प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता डोटासरा के घर पर पहुंच करके ईडी की गाड़ियों को निकलने में बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा, उनको सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में उनको निकालना पड़ा। यही हालात सीकर में रहे। सीकर में तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो और वहां के जो विधायक हैं वर्तमान में के अंदर, वो तमाम लोग आज डोटासरा के वहां पर पहुंचे, वहां उन्होंने धरना भी दिया बाहर बैठ करके कि जब तक ईडी के अधिकारी यहाँ से नहीं जाएंगे उनका विरोध प्रदर्शन, वो सब कुछ होता रहा। तो एक सियासी रंग जो है वो इस घटना को लेकर के चल रहा है। जी अशोक जी, आपको नहीं लगता ये दांव उल्टा पड़ सकता है? मैं कह रहा हूं कि यदि सत्य के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और भ्रष्टाचार के लिए तो नकल कसने के लिए, और मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम नहीं रहने देंगे राजस्थान के अंदर। मैं एक उदाहरण और दूं, डीओटी आयोग का। किसका भ्रष्टाचार? सोना सिर्फ कांग्रेस का भ्रष्टाचार? नहीं, मैं आपको बताऊं, राजस्थान की अभी सर्च हुई है। नहीं, सिर्फ कांग्रेस का भ्रष्टाचार? हाँ, कांग्रेस का भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं मैं। 5 किलो 300 ग्राम सोना मिलता है, ईडी ने सर्च किया जाता है वेद प्रकाश सोलंकी जो डीआईटी के डायरेक्टर हैं। वो कहां से आता है सबको मालूम, और किसका उसमें हिस्सा था, तो भी इसको बात नहीं मानेंगे। जल जीवन मिशन के अंदर अलवर, नीमकाथाना, बहरोड, जयपुर, इनमें पीएलओ जो पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत अभी सर्च किया जाता है, छापेमारी की जाती है, तो वहां पर आपके करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन का मिलता है, और वो बरामदगी होती है, गोल्ड भी मिलता है। तो ये चीजें क्या बता रही, और सिल्वर भी मिलता है। मतलब जल जीवन मिशन का आज उन्होंने टेंडर भी कैंसिल किया 32 करोड़ का, तो पीएचडी डिपार्टमेंट का है। तो हड़बड़ाहट कहाँ है कांग्रेस के अंदर? पता था कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन आपको प्रोटेक्शन करने के लिए, बिलों को पास करने के लिए
आपने जो मापदंड होते हैं उन मापदंडों का उल्लंघन करके उनको टेंडर दिया, और जो सामग्री थी वो घटिया क्वालिटी की इस्तेमाल की गई आप उनके द्वारा। और उन लोगों पर यदि ईडी कार्रवाई नहीं करे तो क्या करे? इनकी लोकल एजेंसियां जांच करती है। आप ये समझ लीजिए, यदि लोकल एजेंसी जांच करती है तो ईडी का क्षेत्राधिकार आ जाता है। क्योंकि 2-3 एक्ट के द्वारा फेमा है, पीएमएल एक्ट है और भगोड़ा चीज के लिए ईडी कार्रवाई करती है। राजस्थान में ईडी के पास और भी बहुत सारे केसेस हैं, इन्हीं की जांच एजेंसियां हैं, बहुत सारे केसेस इनकी हैं। जांच एजेंसियां हैं, और इनकी जांच एजेंसियों के आधार पर उसमें एक होती है एफआईआर, एक होती है चार्जशीट। यदि पेपर लीक में एफआईआर है, चार्जशीट है, जल जीवन में एफआईआर, चार्जशीट है। इसके अलावा आप ये कहेंगे साहब इन चीजों में नहीं है। शारदा चिटफंड घोटाले में एफआईआर है, डीओआईटी के अंदर ये एफआईआर चार्जशीट है अशोक राजस्थान जी। के अंदर, उसमें कार्रवाई हो रही है। शारदा चिटफंड घोटाले में एफआईआर है। मैं कह रहा हूँ कि आपका, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान से कहीं किधर जाए। मैं कह रहा हूँ ये ईडी का दायरा तो पूरे डायरेक्ट देश में है ना सर। ईडी किसके साथ गवर्न होती है? फाइनेंस डिपार्टमेंट की गवर्न होती है। यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट में रेवेन्यू से संबंधित कोई भी किस प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन होता है, इलीगल रूप से होता है, वैध संपत्ति से नहीं होता, अवैध संपत्ति से आपने संपत्ति अर्जित करी है, तो उसका ट्रांजैक्शन का यदि चार्ज इसमें करती है, संबंध देती है, प्रॉपर्टी अटैच करती है। और इन्होंने एक ये कहते हैं कि बार बार में कि राजनीतिक दलों के ऊपर करते हैं। राजनीतिक दलों पर 3% पर कार्रवाई हुई है, बाकी आपके 97% आपकी कार्रवाई पूरी देख लीजिए। 1,04,000 कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं मैं वो गिनवा दूं आपको, ठीक है? मैं आंकड़ों पे बाद में आऊंगा। कहां कार्रवाई की है ईडी ने, किस किस रूप में की है, वो मैं आऊंगा। एक मिनट। कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार कबूल कर ली है, और ये जो एक्शन ईडी की तरफ से बीजेपी की केंद्र सरकार करवा रही है वो इस बात का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब हार नजर आने लगी है। ये सचिन पायलट का बयान। सचिन पायलट ने आप पेपर लीक के मामले में खुद ने कहा था कि 70 लाख से अधिक जो युवा हैं, जो भटक रहे हैं, उनके सपने, उनके परिवार के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो क्यों ना इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पैदल यात्रा निकाली थी, तो मैं कह रहा हूँ उन्हीं के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और उन्हीं से मैटर से चल रहा है। तो जांच लोकल जांच एजेंसियां करती है, उनके द्वारा ही काम होता है। गोपाल केसावत कौन था? इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के मेंबर बनाए हुए थे। पहले आपको इनका मंत्री का दर्जा दिया था, राज्य मंत्री का दर्जा, उससे 18 लाख रुपए बरामद होते। पेपर की इनमें सेटिंग होती है, लोगों के सपनों को तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट को कौन संरक्षण दे रहा है? इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान के अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो इसको संरक्षण दे रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है? जो ईडी वही तो काम कर रही है कि मनु शर्मा हमारे साथ हैं, ठीक है? मैं उनसे जानकारी आगे बढ़ा दिया। मैं जानकारी ले लूं, लोगों में किस तरह का इस पूरे मामले को लेकर एक जहन बन रहा है, किस तरह का ये जो ईडी की रेड हुई है, लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, आम जनता क्या कह रही है? देखिए, आम जनता में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि पहले भी ईडी की कार्रवाई राजस्थान के अंदर हुई है और उन्हीं मसलों को लेकर के आगे बढ़ रही है। पॉलिटिकल रंग देने वाली बात अलग है, लेकिन सीधे तौर पर चुनाव के ऐन वक्त पर इस तरह की कार्रवाइयां बड़े सवालिया निशान उठाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाए, कांग्रेस की ओर से की जाए, ये कोई नहीं है। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले इस तरह की कार्रवाइयां और पॉलिटिकल लोगों पर सीधे तौर पर होती है, तो उसको लेकर के सवाल उठते हैं। आज दिन भर जो चर्चा का विषय यही बना रहा कि जिसके अंदर सीधे तौर पर आपने जो मनु शर्मा, मैं रोकूंगा, आपके पास आऊंगा। भरत मेघवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजस्थान के। भरत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी हमारे साथ हैं, और वो कह रहे थे कि अगर बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो आखिर कार्रवाई क्यों ना हो, रेड क्यों ना पड़े? अनम्यूट कर लीजिए आप। देखिए, रेड पड़ने से या कार्रवाई करने से कभी भी कांग्रेस पार्टी ने मना नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव ये बात कहती आ रही है कि ईडी की कार्रवाई एक पक्षीय क्यों हो रही है, क्यों सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही चुनाव के टाइम पे रडार पर लिया जाकर उनको दुष्प्रचार का एक मोहर लगा दी जाती है जनता के बीच में कि ये भ्रष्टाचार करते हैं। चाहे आप कर्नाटक ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए या मध्य प्रदेश, यूपी, हर एक जगह सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम पे कार्रवाई होती है। आंकड़ों की अभी ये बात कर रहे थे, पिछले 9 साल में 122 लोगों पर ईडी कार्रवाई करती है, उसमें से 118 लोग विपक्ष के होते हैं। 9 साल के अंदर 5,906
कार्रवाई ईडी द्वारा की जाती है और मात्र 24 लोग कन्विक्टेड होते हैं, उनके अलावा इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये बार बार बात करते हैं कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे पे बात करते हैं। आपने सही कहा था कि ईडी का दायरा पूरे देश के अंदर है। बगल में अगर जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 2023 में पटवारी भर्ती का एक पेपर लीक हुआ था, जिसमें इन्हीं के विधायक जो कुशवाहा जी है, उनका जो सेंटर था, उस सेंटर में 10 में से 7 टॉपर वहां से निकलते हैं, उस पर ईडी की कार्रवाई नहीं होती है। अजीत पवार एनसीपी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, पिछले साल ईडी ने उन्हें और उनकी पत्नी को आरोप पत्र में उनका नाम दर्ज करा, उनकी कंपनी का नाम दर्ज करा। और इस साल वो जैसे ही एनसीपी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हो जाता है, बाकी सभी कंपनियों का नाम आरोप पत्र में होता है, लेकिन एनसीपी के जो नेता है और उनकी पत्नी का नाम, जो चीनी मिल है, उसको वहां से हटा दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी पर केस, टीएमसी के जो नेता थे उन पर केस चलता है, बीजेपी में जैसे आते उनका नाम हटा दिया जाता है, हेमंत सरवन बिस्वा का नाम हटा दिया जाता है। तो बार बार इस देश की जनता और देश के सभी विपक्षी नेता ये जानना चाहते हैं कि क्यों एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। क्या वहां ईडी को भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है? क्या वहां ईडी को इस तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का काम नजर नहीं आता है? ठीक है। और यहाँ तक कि देखिए वो ये सवाल भी मैंने पूछा था, ये सवाल अशोक जी से मैंने पूछा था, तो उस सवाल का, आपके सवाल का भी जवाब ले लूंगा, लेकिन फिलहाल एक और खबर देखते हैं। प्रियंका गांधी लगातार खाली लिफाफे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी के लिफाफे वाले बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए राजस्थान बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर धार्मिक भावना भड़काने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। लेकिन मैंने टीवी पे देखा कि श्री देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला, तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहाँ थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े नेता, और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए, वो लिफाफों की बात कर रही है। और लिफाफा तो मोदी जी ने, ऐसा कोई देश का आदमी नहीं है जिसको 3 साल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। उनसे पूछो लिफाफा खाली है कि भरा। प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो बिचौलिए खा जाते थे, जो 100% पहुंचा है, उनसे पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है भरा। किसान सम्मान निधि जो सीधे 2000 खाते में पहुंचती है, उस किसान से पूछो कि मोदी का लिफाफा खाली है या भरा। और मैं शौचालय, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड ऐसा है कि ये कभी कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। किसी को दरवाजे पर फूल नहीं चढ़ाए, वो लिफाफे गिनते हैं। ऐसे लोगों से देश जानता है, इनसे सावधान है। अशोक जी, इस खाली लिफाफे वाले मामले में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जो सवाल उठाए भरत जी ने, उसका आपसे जवाब चाहूंगा। उन्होंने बहुत सारे नेताओं के नाम गिनाया, उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम गिनाया, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम गिनाया कि पहले टीएमसी में थे, उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, एफआईआर भी हुई, लेकिन जब जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में, उसके बाद उन पर आरोप लगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बहुत सारे नाम उन्होंने गिनाए हैं और उन्होंने पूरा डेटा है उनके पास, कितनी एफआईआर हुई हैं, कितने केसेस हैं, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनमें विपक्ष के कितने थे, कन्विक्शन कितनों का हुआ। जनता भी ये जवाब जानना चाहती है ना। मैं कह रहा हूँ कि तो आतुर रहते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं कि वो कोई ना कोई बहाना करते हैं और दूसरा के बोलते तो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कहा 3% राजनेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई की गई है। 93% मामलों के अंदर चार्जशीट फाइल होने के बाद में सजा के कगार पर आए हैं और 5900 मामलों के कहा कि ईडी ने कार्रवाई करी है। मैं एक और बात बता दूं आपको, जो ये कह रहे थे बार बार में कह रहे थे कि सब ईडी क्या करती है, विजय माल्या, नीरव मोदी या मुकुल चौकसी हो, इन तीनों लोगों की 22,000 करोड़ की संपत्ति थी।
इस ईडी के कार्रवाई के द्वारा 15,000 से अधिक करोड़ की संपत्ति को जब्त करके बैंकों को दे दिया गया। एसबीआई के 7,900 करोड़ रुपए की उन लोगों की जो संपत्तियां थी भारत के अंदर थी, उनको जब्त करके उनको पैसा दे दिया गया। मुझे लगता है कि ये कभी हिंदुस्तान के आजाद भारत में कभी हुआ जो कोई बाहर बैठ जाए और हिंदुस्तान में आकर के उनकी संपत्तियां उनको कुर्क करके उनको अटैचमेंट कर करके उनको पैसा दिया जाए। फिर तीसरी ये बात इन्होंने कही कि हमारे जो नेता जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। आज भी कंटिन्यू चल रही है और वो चलती रहेगी। कानून अपना काम करेगा। आपको ही हम कहते हैं यदि आपको सम्मन मिल गया है तो उस आदेश को, सम्मन को आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकते। लेकिन हाई उल्ला करना, नारेबाजी करना, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कर रहे हो, कोई जनता के हित के काम के लिए कोई नारेबाजी करते तो बहुत अच्छा लगता, कोई अच्छा लगता, क्योंकि आपके नेता जा रहे हैं तो आप कैसी चिलचिलाहट कर रहे हो। जनता के मामले में आपने 5 साल राजस्थान में कुछ भी नहीं किया। राजस्थान में 5 साल में आपने भ्रष्टाचार किया है। जो अपने वादे किए थे कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किसानों का कर्ज माफ तो दूर, इन्होंने 19,500 किसानों की जमीनें नीलाम कर दी। वो आज भी किसान डिफॉल्टर हो चुके, उनको ऋण नहीं मिल रहा है, उसकी ये चिंता नहीं करेंगे। वसुंधरा राजे के समय तो 10,000 करोड़ की बिजली की सब्सिडी दी जाती थी, वो इन्होंने बंद करने का काम किया, जो 3 साल बाद में किया, और वो भी उन्होंने वसूल कर ली। जो किसानों के साथ वादा किया उसका नहीं देखेंगे। और लिफाफे की बात करते हैं, राजस्थान में लिफाफे की बात तो 5 साल पहले नवंबर में जब राहुल गांधी जी आए थे वो करके गए थे कि राजस्थान में सुशासन देंगे। राजस्थान में सुशासन नहीं है, अपराध में सबसे नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। इस प्रकार का सुशासन देके जाएंगे। बाल तस्करी नंबर 1 है, अवैध खनन में नंबर 1 है, अवैध परिवहन में नंबर 1 है। ऐसा राजस्थान को देखे गए हैं। गहलोत साहब कहते सुशासन की बात करके, आज राजस्थान वो क्यों नहीं आ रहे? प्रियंका गांधी जी बार बार में क्यों नहीं कह रही है कि उन्होंने जो वादे किए थे किसानों के साथ, आज राजस्थान के अंदर जमीनें नीलाम कौन है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपकी तरफ से? मैं बताऊं, यदि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं से चलने वाले हैं, और जो चिन्ह होगा, हमारा चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। और 2018 के अंदर कांग्रेस ने 3 स्टेट के अंदर इनसे पूछ लीजिए, आपने तय किया था कि आपका चेहरा कौन सा होगा? राजस्थान में आज भी है क्या? राजस्थान में कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा? हमने तो बता दिया कमल का निशान होगा हमारा। आगे जब सरकार आएगी हम तय किए जाएंगे, विधायक दल के लोग तय करेंगे इसमें कौन बनेगा। लेकिन कांग्रेस आज इस मामले में उछल उछल के बोलती है, तो बताइए राजस्थान में कौन है? बता दीजिए। गहलोत साहब हैं तो आ जाइए, सचिन पायलट जी क्या कहेंगे उसके अंदर। तो कांग्रेस भी ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन मुद्दा बढ़ाने की बात करती है। आज हमने कहा कि कानून व्यवस्था में कल ही भरतपुर में देखो क्या घटना होती है, किस प्रकार से किसी को कुचल दिया जाता। क्यों कुचल दिया जाता? कि शासन नहीं है यहाँ पर। शासन होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके ट्रैक्टर के अंदर चाहे उसका परिवार का सदस्य हो, उसको कुचलने की हिम्मत नहीं होती है। सबको पता है कि राजस्थान के अंदर शासन कैसा चल रहा है। जी भरत जी, प्रॉब्लम कैसे है? आपको इन छापों से प्रॉब्लम है या छापों की टाइमिंग से प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने मनोज जी पहले भी बात कही कि हमें ना तो छापों से प्रॉब्लम है, बिल्कुल छापों के टाइमिंग से बिल्कुल प्रॉब्लम है। ये बार बार सचिन पायलट साहब का नाम ले रहे थे। 6 महीने पहले सचिन पायलट साहब ने जो पद यात्रा निकाली थी, उस समय ईडी कहाँ गई थी? पेपर लीक में बहुत पहले से कार्रवाई चल रही है, उस समय ईडी कहाँ गई थी? चुनाव की मेघवाल जी को कह दीजिए, ईडी की कार्रवाई जून से चल रही है, मई जून से चल रही है। मुझे एक ईडी की कार्रवाई करके बता दीजिए मनोज जी। मैंने आपको बताया कि अशोक गहलोत जी के जो उनके पुत्र हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में सर्च हुआ 5 जगहों के ऊपर, पैसे बरामद हुए हैं। आप नहीं कह रहे हैं। पेपर लीक के अंदर कार्रवाई आपकी जून से स्टार्ट हो गई, अटैचमेंट की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी थी। आप क्या कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे? आप थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा देख के आइए, ना बोले मेरा टर्न उसके प्रेस नोट देख लीजिए, प्रेस नोट। और आप कहें तो मैं आपको डेट वाइज बता दूं उनके प्रेस नोट कहां कहां। पहले उनको जवाब पूरा करने दीजिए। अशोक जी पहले जवाब पूरा करने दीजिए, टाइम की कमी है। भरत जी बोलिए। मैं कह रहा हूं यदि उनको साइड देख लीजिए, उसमें पूरा प्रेस नोट आ जाएगा क्या क्या कार्रवाई करी है। अशोक जी आप बीच में ना बोले, वरना मैं आपके बीच में बोलूंगा जब आपकी डिबेट खराब होगी। अजी आपकी ये बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ के आइए, ये मत कहिए कि आप पूरा पढ़ के आइए कर रही है राजस्थान के अंदर। आप पूरा पढ़ के आइए और मैं आपके एक एक बात का नहीं पढ़ के आ रहे। देखिए आप काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। आप पढ़कर आइएगा। मैं बताऊं आपको प्रेस नोट देखना, आपका बात करते हैं कि राज्य सरकार का 10 सेकंड जल जीवन मिशन केंद्र सरकार ने आज तक 9 साल में एक भी स्कीम नहीं बनाई जिसमें किसानों की कर्जमाफी के लिए कोई काम किया हो। दुगनी आय की बात करते हैं ना आपका स्थानीय नेतृत्व कमजोर है यहाँ। अशोक जी, भरत जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।